हेलो डोज़मेट्स, आपका स्वागत है मेमोरी डोज पर। यहाँ हम फार्मेसी के हर टफ टॉपिक को तोड़कर एकदम सिंपल डोज में समझते हैं, बिल्कुल आपके साथ बैठकर पढ़ने जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिससे स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे और आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो बेसिक हम पहले फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें हम पहले ये जानते हैं कि लॉ क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज क्या होते हैं, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉ क्या होता है? Law is a set of rules which developed by government or authorities that say what things people may do and what may not do. Law क्या होता है कि set of rules जो कोई गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी डेवलप करती है, किस लिए? जिससे कि लोगों को समझ आए कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। टू प्रोवाइड ए बैलेंस इन सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, जिससे कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि गलत करने पर सज़ा मिलती है और सही करने पर शाबाशी। तो उसी तरह से बैलेंस किया जा सकता है सोसाइटी को टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स बाय फॉलोइंग दिस लॉ। तो लॉ क्या है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी ने बना दिए हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अब देखते हैं एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है कि एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सन और सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट और गुड और बैड। लॉ तो हमारे रूल्स आ गए कि गवर्नमेंट ने अगर आप ये करोगे और तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो मिलेगी, मतलब कुछ रूल सेट करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके बिहाफ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। एथिक्स क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं जो आम जनता को या सोसाइटी को गाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि उसे अच्छे और बुरे का पहचान हो सके। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ना हो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, फिर हम और किसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है? सबसे पहला रूल ऑफ लॉ। फिर सबसे पहला क्या है कि रूल कि लॉ को फॉलो करना। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स कि पावर्स को अलग अलग दे देना। फिर यूबिस जस्ट इबी, इसका मीनिंग क्या है? फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड प्रोवाइड रेमेडी, कि अगर कुछ गलती हो गई तो उसका कोई उपचार भी हो। हर लॉ का कुछ ना कुछ, अगर गलती हो गई तो उसका समाधान भी बताते हैं ना कि आपको फाइन देना है, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट करना है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जॉसेट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जॉसेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। यानी कि अगर आप ये लैटिन लैंग्वेज भी ना लिखें ना, इंग्लिश में लिख दें इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, और यहाँ पर द लॉ शुड प्रोवाइड रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग, तो भी आपका चलेगा अगर आपको लैटिन लैंग्वेज नहीं याद होती। तो क्या है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर लॉ को आप इग्नोर कर रहे हैं और उसमें आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि गलती से हो गया, ये ऐसे हो गया, कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लॉ का मतलब आपको फॉलो करना ही है। फिर आ जाता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि इंजरी कॉज्ड बाय कंसेंट इज़ नॉट कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो उसकी वजह से आपको हानि हुई है। ठीक है, इंजरी कॉज्ड बाय कंसेंट इज़ नॉट कॉज ऑफ एक्शन, जो हानि हुई है वो आपकी कंसेंट, आपकी मर्ज़ी से हुई है, किसी और एक्शन की वजह से नहीं हुई है। Like if someone willingly
प्लेस्ड हिमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर हार्म में बी रिजल्ट, यानी कि अगर किसी ने जानबूझकर अपने आप को ऐसी पोजीशन में ला दिया है कि उसको हानि होगी, उसको किसी हानि के उसमें, यानी कि हानि मतलब हार्म होगा उस बात का रिजल्ट, देन एंड ही कैन बिकम इंजर्ड, देन ही कैन नॉट ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट द अदर पार्टी, और उसकी वजह से उसे कोई इंजरी हो जाती है तो फिर वो दूसरी पार्टी को क्लेम नहीं कर सकता है। अगर उसने विलिंगली अपने आप को जानबूझकर उस पोजीशन में डाल दिया है और जिसकी वजह से वो इंजर हो रहा है या हार्म हो रहा है, तो वो सेकंड पार्टी को, सामने वाली पार्टी को क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी वजह से हुआ है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। सबसे पहला है क्रिमिनल लॉ, जो डील करता है किसमें, क्राइम्स में, लाइक थेफ्ट, मर्डर, चोरी या खून। सिविल लॉ डील्स विद प्राइवेट डिस्प्यूट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी पर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर हो जाता है, ये कौन से लॉज है, सिविल लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद रूल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन सा है, जो डील करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी रूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाए हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉज। कुछ सोर्सेज देख लेते हैं और फिर उनके एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू राइट, हमारा राइट है, हमारा हक है कि हम सही गलत को बोलें। अगर हमें कुछ बात गलत लग रही है तो उसका हम बताएं कि ये गलत है। राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, हमारा हक है इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, एक्ट्स मेड बाय पार्लियामेंट। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ड्रग एक्ट बना, तो लेजिस्लेचर में क्या आ जाते हैं, जो हमारे जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे पीसीआई फार्मेसी एक्ट है, ड्रग्स एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये सब क्या है, हमारे लेजिस्लेचर लॉज में आ जाते हैं, सोर्सेस में। ठीक है, इंडियन लॉज के सोर्सेस में, लेजिस्लेचर लॉ में। फिर जुडिशियल लॉ क्या है, कोर्ट डिसीजंस, केस लॉ, यानी कि अगर कोई भी केस चल रहा है तो उसका जो भी जजमेंट होगा वो क्या है, जुडिशियल लॉ। कस्टमरी लॉ, इसमें क्या है, ट्रेडिशंस एक्सेप्टेड बाय लॉ। इसमें है कि जितने भी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे ट्रेडिशनली रूल्स बने हैं, वो एक्सेप्ट करे हैं कोर्ट ने या जुडिशरी ने या हमारे सिस्टम ने, है ना, तो वो क्या है, कस्टमरी लॉज। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, क्योंकि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आगे चल के हम एक्ट्स पढ़ेंगे, बिल्स पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन सब पढ़ेंगे। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्ट में क्या है, बिल में क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, जिससे कि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखते हैं एक्ट। एक्ट क्या है, अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। एक्ट क्या है, जब हमारा कोई लॉ, कोई कानून बन के पास हो गया पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो क्या है, एक्ट। बिल क्या है, अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ, यानी कि कोई लॉ पास होने से पहले, कोई लॉ पास होने से पहले क्या लगता है, एक ड्राफ्ट लगता है कि हम ना ये लॉ, ये रूल लेकर लाना चाहते हैं, तो वो क्या है, बिल। जैसे कि हमारा फार्मेसी पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फार्मेसी एक्ट आया 1948 में। ठीक है, पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1949 में, लेकिन फार्मेसी बिल कब आया, 1947 में। 1947 में बिल आया, फिर 1949 में क्या हुआ, वो 1948 में क्या हुआ, वो एक्ट बन गया, फिर उसने पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट करी 1949 में। ठीक है, तो कोई भी जो हमारा
ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जो लॉ बनने से पहले जो प्रपोजल दिया जाता है कि हम ये कानून लाना चाहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बिल। और जब वो बिल पास हो जाता है तो वो पास होके क्या बन जाता है? एक्ट। ठीक है, फिर आ जाता है ऑर्डिनेंस। जो टेम्परेरी लॉ होता है, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा बनाया जाता है, वो क्या होता है? ऑर्डिनेंस। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, ये कुछ समय के लिए कोई प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई लॉ टेम्परेरी लाया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। फिर आ जाता है रूल। रूल क्या होता है? कि गाइडलाइंस फ्रेम्ड अंडर एन एक्ट। जब वो एक्ट पास हो गया है तो उसके एक्ट के साथ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, फ्रेम की गई हैं, तो उसे बोलते हैं रूल। रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है? डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अंडर एन एक्ट। फिर जो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किसी भी एक्ट के, उन्हें क्या बोलेंगे? अब हम देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या फ़र्क है? क्या हमारे राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं? जैसे कि हमारे राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, कि सबको इक्वली ट्रीट करना, सबका हक है कि हम इक्वली ट्रीट किए जाएं। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, सबका हक है, सबको राइट है कि सबको एजुकेशन मिले। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीली जीने का, आज़ादी से रहने का हक है। देन ड्यूटीज़ क्या है? रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबकी ड्यूटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करें। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ अ ड्यूटी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसे हम प्रोटेक्ट करें। फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? फॉलो लॉज। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, बस बेसिकली क्या होगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर लीगल सिस्टम इन इंडिया। जो हमारे लीगल सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहला है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या करती है? मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। फिर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में, हमारे कैपिटल में। ठीक है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं। फिर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हम यूपी में रहते हैं तो हमारी यूपी गवर्नमेंट है ना। तो ये क्या करती है? ये स्टेट के लिए लॉ बनाती है, सेंट्रल वाली पूरे देश के लिए बनाती है, स्टेट वाली स्टेट वाइज लॉ बनाती है। फिर आ जाती है जुडिशरी। जुडिशियरी, जुडिशरी क्या होती है? जो जजमेंट पास करती है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट में केस डलता है। अगर वहाँ इन द केस अगर आप हार गए या कुछ फ्लॉज निकले तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हाई कोर्ट में भी कोई इशू है और रिजेक्ट हो गया आपका, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? जुडिशरीज हैं जो जजमेंट पास करती हैं किसी भी केस के लिए। फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी। अब इन चीज़ों का फार्मेसी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है? तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, हेल्प्स फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये लॉ, एथिक्स, लीगल सिस्टम, जुडिशरीज, यूनियन गवर्नमेंट्स, ये सब क्या करती हैं? इनके बारे में अगर हम नॉलेज लेंगे तो हम क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंश्योर सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस। रूल्स जो हैं हमें सेफ और एथिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए एश्योरिटी देते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं उस पर प्रॉपर फार्मासिस्ट है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ड्रग इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करता है, नहीं करता तो फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू देखता है, फाइन लगाता है। तो ये क्या इंश्योर करता है? सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस, कि पेशेंट्स को अच्छी दवाएं अच्छी टाइम पर और अच्छी काउंसलिंग के साथ मिल सकें। प्रिवेंट्स मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। इससे ड्रग्स का मिसयूज़ बच जाता है, मिसयूज़ होने से, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती है, जैसे नारकोटिक्स होते हैं, या हमारे कफ सिरप ही ले लो, उसमें अल्कोहल होता है। अगर वो एक्सेसिव लेंगे तो वो नशा प्रोड्यूस करेगा, है ना, सडेशन कॉज करेगा। तो इस तरह के ड्रग्स के मिसयूज़ से बनाने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि शेड्यूल एच विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं जाएंगी, और अगर नारकोटिक्स है उसका एक अलग से रजिस्टर होगा,
उसमें आपको पेशेंट का प्रोफाइल, पेशेंट का एड्रेस, नेम सब नोट करना होगा, ठीक है। तो इससे मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन बच जाता है। फिर आ जाता है प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड पब्लिक ट्रस्ट। एक तो ये प्रमोट करता है प्रोफेशनलिज्म, अच्छे से प्रोफेशनल को मेंटेन करता है, और पब्लिक ट्रस्ट को भी बनाए रखता है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि अगर ये कुछ गलती करेंगे तो इनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, है ना। तो इस पूरी फार्मेसी का डेवलपमेंट और जो तौर तरीका काम करने का सब कुछ इन लॉज के थ्रू होता है। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब लॉज के अकॉर्डिंग जो हमारी वो है हिस्ट्री देख लेते हैं ईयर वाइज। तो 1930 में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी अंडर कर्नल आर एन चोपड़ा। कर्नल आर एन चोपड़ा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बनाई 1930 में। 1940 में हमारा ड्रग्स एक्ट आया, 1940 में, है ना। 1940 में हमारा ड्रग्स एक्ट आया, ड्रग्स एक्ट 1940। ये रेगुलेट करता था इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स एक्ट जो था क्या रेगुलेट करता था, अभी भी करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बाद में इसका नेम चेंज हो गया था। तो उस टाइम 1940 में सिर्फ ड्रग्स एक्ट 1940 आया था। तो ये पास हुआ था इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए। फिर 1945 में ड्रग्स रूल्स 1945 पास हुआ, और ये ड्रग्स एक्ट 1940 के अंडर ही फ्रेम किया गया। जो ड्रग्स एक्ट पास हुआ था उसी में कुछ रूल्स ऐड कर दिए गए, उसी के लेकर के आगे फ्रेम किया गया। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 पास हुआ, किस लिए, फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। जिसके बाद हमारा 1949 में पीसीआईबी इंस्टीट्यूट हुआ, जो फार्मेसी एजुकेशन को या कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए, अप्रूवल देने के लिए बनाई गई। फिर 1955 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर फार्मेसी एक्ट। 1955 में क्या हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया फार्मेसी एक्ट के अंडर, ठीक है। फिर 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनडीपीसीज एक्ट इनैक्ट हुआ। ओके, ये कुछ चंद इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, जिससे कि आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा पता हो। 1955 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई वाज फॉर्म्ड अंडर फार्मेसी एक्ट। फिर 1985 में क्या हुआ, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनडीपीसीज एक्ट वाज इनैक्टेड। ये चंद एक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा एक्ट आया, जिससे कि आपको पता हो कि फार्मेसी का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। आप कुछ मेजर एक्ट्स देख लेते हैं। मेजर एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी एक्ट के नेम और उनका पर्पस क्या है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी हैं, इन्हें हम डिटेल्स में चैप्टर वाइज आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये मेजर एक्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या कंट्रोल करता है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाला मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तब आपको प्रॉपर समझाऊंगी कि मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स कैसे रेगुलेट किया गया, कैसे कंट्रोल किया गया इंपोर्ट को, आज़ादी से पहले का, बाद का, सब आपको उसी वक्त में बताऊंगी। अभी सिर्फ नाम और पर्पस याद कर लो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स को एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। फिर फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन। फिर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मैजिक रेमेडीज यानी कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट 1954। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। कुछ ना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए बनाया गया है ये मैजिक रेमेडीज एक्ट। जैसे कोई भी दवा क्लेम कर देती है, आजकल कैंसर वाला कोई भी डाल देता है एडवर्टीजमेंट कि ये दवा ना कैंसर ठीक कर देती है, 100% क्योर एंड ट्रीटमेंट।
तो इस तरह के जो लोगों को गुमराह करते हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उस तरह के एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए ये एक्ट बना था। फिर आ जाता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955। ये क्या है? लेवाइज एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन। इसमें जो हमारी अल्कोहल कंटेनिंग मेडिसिन है उन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे उसकी देख रेख के लिए ये एक्ट बना। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस तो नशा कॉज करते हैं, तो जिससे कि एडिक्शन ना हो, लोग इन दवाओं को लगातार लेते रहते हैं, नशे की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर आ जाता है ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013। ये जो एसेंशियल मेडिसिन है, जो बहुत ज़रूरी मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन है, उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बना था। ठीक है, ये तो हाल फिलहाल 2013 में ही बना था। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ ड्रग्स एक्ट कि ड्रग्स एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम एश्योर कर पाएँ कि हमारी दवा सेफ़ है या नहीं है। सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जो हम दवा ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, सेफ़ है, एफिकेसी यानी कि जिस बीमारी में हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। फिर प्रिवेंट सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड और फेक ड्रग्स। तो ड्रग्स एक्ट बनने से क्या होता है कि जो हमारी घटिया क्वालिटी या फेक ड्रग्स होते हैं उनकी सेल से बचा जा सकता है। फिर है रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जैसे PCI वाला एक्ट आया, फार्मेसी एक्ट आया, तो किस लिए होते हैं ये? फार्मेसी एजुकेशन और रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। फिर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सारा काम ही हम पब्लिक हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बीमारियों से दूर करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक को हेल्दी बनाने के लिए। तो मेन क्या है ड्रग्स एक्ट का काम? कि प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। फिर प्रमोट एथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, जो एथिकल में क्या था? हमारी राइट्स एंड रॉन्ग्स जिसका हमें पता हो, तो ड्रग्स एक्ट के थ्रू हमें सही और गलत का पता चल जाता है। उसे प्रमोट करने के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस को हेल्दी वे में प्रमोट करने के लिए, उस राइट और रॉन्ग को बताने के लिए ये एक्ट्स बने होते हैं। फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट अंडर दीज लॉज। अब रोल्स देख लेते हैं। रोल क्या है? डिस्पेंस ड्रग्स एज पर प्रिस्क्रिप्शन। पहला रोल है फार्मासिस्ट को ड्रग्स डिस्पेंस करने हैं जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर हमें प्रोवाइड करता है। मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, फार्मासिस्ट को रिकॉर्ड बनाना होता है कि जितने प्रिस्क्रिप्शन आए हैं फार्मासिस्ट के पास, नारकोटिक ड्रग सेल किए, शेड्यूल H ड्रग सेल किए, तो उन सब के रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स विद पेशेंट प्रोफाइल मेंटेन करने होते हैं। अवॉइड सेल ऑफ बैंड और एक्सपायर्ड ड्रग्स, और फार्मासिस्ट को अवॉइड करना होता है कि कोई बैंड ड्रग ना सेल हो, है ना, और कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग भी सेल ना हो। इंश्योर प्रॉपर लेबलिंग एंड स्टोरेज, जो दवा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, अब फार्मासिस्ट क्या करेगा? सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करेगा। जब वो डिस्पेंस करेगा तो वो जब दवा देता है तो वो एनवलप पे अलग अलग लेबल कर देता है कि ये दोपहर की है, सुबह की है, शाम की है, ये विद मिल्क लेनी है या विदाउट मिल्क लेनी है, या आपको स्टोर कैसे करनी है, धूप से बचानी है, किस टेम्परेचर पे रखनी है जिससे कि दवा ख़राब ना हो। तो इसकी प्रॉपर लेबलिंग और स्टोरेज को इंश्योर करता है और पेशेंट्स को बताता है कि किस तरह से आपको लेनी है। फॉलो लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, जो लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, एथिकल राइट और रॉन्ग्स होते हैं, वो फार्मासिस्ट फॉलो कराता है। शेड्यूल H ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, नारकोटिक्स नहीं देता है, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ये जो थी हमारी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर 1
कंप्लीट मैंने करा दिया है। और अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझको कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि समझ आया है या नहीं आया है, या कोई भी आपको नया टॉपिक लगता है आपको कि मुझे पढ़ाना चाहिए तो आप वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। ओके, टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।